Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the second part of the payroll statement. In this we are going to discuss DA areas. I hope that you have watched the first part, and in case you haven't watched then please do watch it. Okay, so this is the question that we are going to discuss today. It reads, from the following particulars compute the salary of Mr. X for the financial year 2011 to 12, March 2011 to February 2012. Fine. So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि दे हैव आस्क्ड अस टू कंप्यूट दी सैलरी फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर. अनलाइक अदर क्वेश्चंस, वहाँ पर हमें पूरे ईयर की सैलरी कंप्यूट करने के लिए नहीं बोला गया था. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर डिफरेंस कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो यहाँ पर हमने जो पिछले क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर हमने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए करा था, बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द सैलरी ओनली ऑफ मिस्टर एक्स but for the whole financial year. Then the other point gives us the information of basic salary, allow any basic salary in the given pay scale. So in the previous question that we have done, उसके अंदर हमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ था बेसिक सैलरी, ठीक है. या फिर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंक्रीट फिगर देते हैं कि बेसिक सैलरी हमारी 20,000 रुपीज़ है, या फिर हमें बेसिक सैलरी जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर गिवन ही नहीं थी तो हमने वहाँ पे अज्यूम करी थी. बट जब हमारी बेसिक सैलरी आती है पे स्केल की फॉर्म में, ठीक है, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं वो सारे पॉसिबल अमाउंट्स की जो उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी हो सकती है. अब वो कौन कौन सी पॉसिबल अमाउंट है जो कि बेसिक सैलरी हो सकती है. सबसे पहली तो 10,000, ठीक है. आई होप ये रीड करना सबको आता होगा कि हमारा जो मिडिल में अमाउंट लिखी होती है वो हमारा अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट होता है, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इनिशियल अमाउंट लिखी हुई है इसके अंदर पहले अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, ठीक है. तो पहली तो मेरी अमाउंट है 10,000, दूसरी मेरी अमाउंट बनेगी 10,325, फिर उसके बाद दोबारा 325 ऐड करेंगे उस अमाउंट के अंदर विच विल गिव अस 10,650 एंड वील कीप ऑन एडिंग 325 जब तक मेरा 15,200 रुपीज़ नहीं आ जाता, ठीक है. तो मतलब जो भी पॉसिबल अमाउंट्स आएंगी वो सारी की सारी मैं अपने ड्रॉप डाउन के अंदर मेंशन करूँगी, करेक्ट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ डीपी इज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी, वो हमें कंप्यूट करना आता है. फाइन. देन द थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट डीए एरियाज. ये जो पूरा पॉइंट है इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को आराम से बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम जल्दी से सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं बिकॉज ये वाले सारे पॉइंट्स हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं. So the fourth point is month of increment from January to December is dependent on joining or promotion date. Now in the previous two question month of increment का concept उसमें था ही नहीं, बट इस क्वेश्चन में हमें मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के बारे में बोला हुआ है. सी अब दो केसेस होते हैं, या तो हमें मंथ ऑफ इंक्रीमेंट बताया हो कि ये मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, जनवरी है, दिसंबर है, फरवरी, बट इस क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि क्या है. तो हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर भी हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेंगे जनवरी टू दिसंबर की, बिकॉज हमें नहीं पता है कि मंथ ऑफ इंक्रीमेंट क्या है. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज HRA इज टू बी पेड एट 30% ऑफ बेसिक प्लस DP टू दोज हुम HRA पेबल इज येस. दिस वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. नाउ sixth one is TA is to be paid at ₹800 per month if basic salary is less than ₹12,000, otherwise the TA is ₹1,000. फाइन. इसके अंदर हम लोग इफ फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे. आई लेट यू नो कैसे. CC is to be paid at ₹300 per month if basic salary is less than this. फाइन. सेम चीज़ है, दोनों में इफ फंक्शन यूज़ होगा. ग्रॉस सैलरी इज द सम ऑफ सैलरी एंड ऑल अदर अलाउंसेस. फाइन. डिडक्शन GP है 10% ऑफ बेसिक प्लस DP सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹2,000. अब हमने जो पहले क्वेश्चन करे थे उसके अंदर हमने करा था सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹2,000. हमें मैक्सिमम लिमिट दी हुई थी तो हमने वहाँ पे यूज़ करा था मिनिमम फंक्शन. अब यहाँ पर हमें मिनिमम लिमिट दी हुई है, इस केस में हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम फंक्शन. फाइन. देन नेट सैलरी इज ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस. फाइन. अभी और क्या है, द अबव वर्कशीट शुड बी जनरलाइज्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ऑल्सो कंप्यूट टोटल्स फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ सैलरी. फाइन 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 फाइन. तो अभी हमने जो पिछले दो क्वेश्चन करे थे उसमें हमें फॉर्मेट गिवन था, बट यहाँ पे हमें फॉर्मेट नहीं गिवन है. पेरोल का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है. उसके अंदर हमें जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स मेंशन करें, CCA है, TA है, इन सारे कंपोनेंट्स को हमें, इन सब कंपोनेंट्स के हमें कॉलम बनाने हैं, करेक्ट. और उसके अलावा हमने जो पिछले फॉर्मेट्स बनाए थे उसके अंदर एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉय ID भी था.
बट सिंस इन दिस क्वेश्चन हम लोग सिर्फ मिस्टर एक्स की सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं, सो इट डज़ नॉट मेक सेंस टू क्रिएट अ सेपरेट कॉलम फॉर द एम्प्लॉई नेम एंड एम्प्लॉय ID. रादर वील हैव टू क्रिएट हियर द कॉलम ऑफ मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की सैलरी कंप्यूट करनी है, तो इसलिए मुझे हर मंथ की सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे मंथ का कॉलम बनाना पड़ेगा. फाइन. सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फॉर्मेट इन एक्सेल. मंथ का कॉलम बनाया है सेपरेट, एंड फिर वो सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में है. देन उनका सम टोटल करेंगे हम ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम के अंदर. देन GPF एंड IT आर द 2 डिडक्शंस. फिर उसका टोटल करेंगे, एंड देन इन डिडक्शंस को हम लोग जब ग्रॉस में से माइनस कर देंगे हमें नेट सैलरी मिल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट ऑफ पेरोल लुक्स लाइक, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था तो मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया. तो सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी के बारे में क्वेश्चन में दिया है. बेसिक सैलरी का हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर टॉप पर बेसिक सैलरी लिख रहे हैं. एंड हेयर वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ बेसिक सैलरी. 10,000 इज द फर्स्ट वन, देन ऐड 325 in it, and then add 325 again in it. Now we will just drag it down. 15,200 तक हम इसको ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास सारी पॉसिबल अमाउंट्स आ गई बेसिक सैलरी की. सो वी नाउ क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट एंड सोर्स में जाके वील सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स. ओके, so here we got our drop down. Now also we have to create drop down for month of increment, तो यहाँ पर हम वो भी create कर देते हैं. So we'll mention here all the numbers 1 to 12, from 1 to 12. मेरे 12 months होते हैं तो यहाँ पर 12 numbers हम लिख देते हैं. यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है. सेलेक्ट ऑल द मंथ नंबर एंड ओके. नाउ वी हैव टू मेंशन हियर आल्सो द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट. इसका रीज़न आई लेट यू नो जब हम अपनी बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब इस सेल का क्या यूज़ है तब समझ में आएगा. Amount of increment is 325. Fine. Now we'll mention all the month. हम बना रहे हैं मार्च 2011 से फरवरी 2012 के लिए, तो the first month would be March 2011 and then April 2011. Now we'll just drag it down till February 2012. Fine. अब हमें बेसिक सैलरी लिखनी है. वील गिव सेल रेफरेंस ऑफ द बेसिक सैलरी एंड एंटर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस इन दिस क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हैज़ कम, तो हमें इसके अंदर क्या करना है कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे दैट इफ दिस मंथ्स नंबर इज इक्विवेलेंट टू दिस, देन add the amount of increment into the salary of the previous month. And if it is not, if the month number is not equivalent to this, then keep the salary equivalent to the salary of previous month. I'll show you how. So if, and then we will use the function month. Actually I've made a separate video जहाँ पर मैंने जितने भी कॉमन फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्सेल के ऑलमोस्ट हर टॉपिक में वो कवर करे हैं, तो उसके अंदर मैंने मंथ फंक्शन का भी एक्सप्लेन किया है. बट इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेसिकली इस फंक्शन का पर्पस ये होता है कि अगर मैं किसी भी डेट का रेफरेंस दे दूँ ये फॉर्मूला यूज़ करके, तो वो अपने आप उस डेट का मंथ नंबर कैलकुलेट करके मुझे दे देता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सेल का रेफरेंस दे रही हूँ एंड क्लोज द ब्रैकेट. इफ़ दिस date's month number is equivalent to this, freeze this, then add 325. Oh sorry, we have to give the cell reference. Then add the amount of increment to the
salary of the previous month, and also don't forget to freeze the amount of increment. Put comma. If the condition is false, then keep the salary same as that of the previous month. इसको fix नहीं करना है, and then close the bracket and enter. Now we'll just drag it down. See, month of increment was 5, तो मई में जैसे ही हमने ड्रैग किया तो अपने आप वैल्यू अपडेट हो गई. करेक्ट. नाउ डीपी इज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी. नाउ वन मोर थिंग, यूजली क्या होता है कि हम लोग यहाँ इस फंक्शन को यूज़ करके हमारे डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस कर लेते हैं. जब हम लोग को जब भी परसेंटेज दिया है, जैसे इट इज़ 50% ऑफ दिस सैलरी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर देंगे दैट 0.5 मल्टीप्लाइड बाई दिस सैलरी. करेक्ट. और फिर अगर हमारा डेसिमल में आता है तो हम यहाँ पे जाके उससे राउंड ऑफ कर देते हैं. बट कुछ टीचर्स होते हैं हु आर लाइक वेरी मच स्पेसिफिक, और उन्हें चाहिए होता है कि यहाँ पर आप लोग कोई फॉर्मूला यूज़ करो उसे राउंड ऑफ करने के लिए. ठीक है. एंड जब हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फंक्शन राउंड. प्रेस टैब. ठीक है. यहाँ ऐसा करती हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद राउंड फंक्शन यूज़ करना बताती हूँ. DP is 50%, freeze this cell, multiplied by the basic salary and enter. Here we got the amount. ये अमाउंट मेरी डेसिमल में नहीं है, बट इन केस ये डेसिमल में होती तो राउंड ऑफ फंक्शन इसे राउंड कर देता. तो बेसिकली क्या करना है, जो भी हमें फॉर्मूला उस सेल के अंदर अप्लाई करना है, उससे पहले वी आर गोइंग टू टाइप राउंड, एंड जो फॉर्मूला है जहाँ पर आपका फॉर्मूला एंड हुआ है, पुट कॉमा, एंड देन उसके बाद हमें ज़ीरो प्रेस करना है. बेसिकली ज़ीरो प्रेस करने का मतलब क्या है? ज़ीरो प्रेस करने का मतलब ये है कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए. अगर हम यहाँ पे 1 प्रेस करते तो मतलब हमें 1 डेसिमल प्लेस चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे कोई भी डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए मुझे. सो वील ड्रैग इट डाउन. नाउ वील कैलकुलेट HRA. तो HRA के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं. HRA is to be paid at 30% of basic plus DP to those whom HRA payable is yes. तो मतलब हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करनी है HRA के लिए. तो यहाँ पे टॉप पर हम लोग लिख देते हैं इज़ HRA payable. हमने ये पॉइंट पहले भी कवर कर लिया जब पहले क्वेश्चन कर रहे थे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू. डेटा में जाकर list, and then we'll type here yes, no, and then press OK. I'm selecting no. Now we will use here if function. If this cell, fix this cell, is equal to yes, then the HRA is 30%, fix this cell, of basic plus DP, basic plus DP, and if not then 0. Close the bracket and enter. We'll drag it down. Oh, one more thing is we'll have to use round function. आई प्रेफर टू यूज़ राउंड फंक्शन एट लास्ट, बिकॉज पहले सारा फॉर्मूला टाइप कर लो और उसके बाद लास्ट में राउंड फंक्शन लगा दो. इनिशियल में राउंड टाइप करके टैब प्रेस कर दो, एंड जहाँ पे भी हमने फॉर्मूला एंड करा है कॉमा पुट करके 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट. वैसे यहाँ पर सब 0 ही आएगा, बट स्टिल आई थॉट राउंड फंक्शन अप्लाई कर देते हैं इन केस अगर इसे येस में चेंज कर दें तो वो अपने आप राउंड फिगर्स ही बताएगा हमें. Now we have to calculate TA. TA is to be paid at 800 per month if basic salary is less than 12,000. Otherwise, the TA is 1,000 per month. Fine. So we'll have to use here if function. If the basic salary is less than 12,000, then give 800, and if not then give 1,000 and enter. For CCA we have almost the same condition.
CC is to be paid at 300 per month with basic salary less than 12,000, otherwise 500. सेम है, बस अमाउंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे. If the basic salary is less than 12,000, then give the person 300 rupees, and if not, then 500, and enter. Now we will just drag it down. Fine. Now for calculating gross, we should know कि DA and DA arrear क्या है. तभी हम फर्दर डिडक्शंस पे आएंगे. तो हम वापस से अपने उस पॉइंट पे आते हैं DA वाले जो मैंने अभी छोड़ दिया था. Now it reads, DA as a percentage of basic plus DP is declared after every 6 months in the month of April and October to be effective from January and July respectively. The arrears of DA for the month of January to March and July to September is paid along with the salary for the month of April and October respectively. The DA rate with effect from January 2010 are given in DA rate table below. Fine. So basically what have they said कि यहाँ पर हमारा जो DA है वो हर 6 मंथ्स के बाद डिक्लेयर होता है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर. बट ट्विस्ट इसमें ये है कि वो डिक्लेयर तो अप्रैल और अक्टूबर में होता है, बट वो इफेक्टिव होता है जनवरी एंड जुलाई से. नाउ ये जनवरी और जुलाई कमिंग जनवरी और जुलाई नहीं है, बल्कि पहले वाला उससे. जैसे मान लो यार अप्रैल 2011 में मेरा रेट डिक्लेयर हुआ, बट वो इफेक्टिव होगा जनवरी 2011 से. समझ रहे हो? उसी ईयर के जनवरी 2011 से वो रेट इफेक्टिव होगा. आप लोग क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम तो जनवरी, फरवरी और मार्च का DA पे कर चुके हैं. अब अप्रैल में अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो हम चेंज कैसे करेंगे? तो इसमें यही उन्होंने बोला हुआ है कि हमारा जो जनवरी से लेके मार्च के मंथ के जो एरियर्स हैं, मतलब जो DA उन्हें पे होना चाहिए था मगर जो DA उन्हें पे नहीं हुआ है, वो हम अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में दे देंगे. अप्रैल के मंथ में जनवरी टू मार्च का DA एरियर एंड अक्टूबर के मंथ में जुलाई टू सितंबर का DA एरियर देंगे. ठीक है. तो उसके बाद में हमें ये टेबल भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर हमें बताया हुआ है कि जनवरी 2010 के अंदर 35% रेट इफेक्टिव हुआ. यहाँ पर उन्होंने दिया है कि द DA रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2010 आर गिवन इन DA रेट टेबल बिलो. सो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डेट्स जिन डेट से ही इफेक्टिव हुआ है. ठीक है. इफेक्टिव और डिक्लेयर होने में डिफरेंस है. अगर कोई चीज़, अगर वो रेट जनवरी 2010 से इफेक्टिव हुआ है, इसका मतलब वो डिक्लेयर कब हुआ है? अप्रैल के अंदर. अप्रैल 2010 के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है. जुलाई 2010 के अंदर अगर ये चीज़ इफेक्टिव हुई है, ये रेट इफेक्टिव हुआ है, इसका मतलब वो अक्टूबर के अंदर डिक्लेयर हुआ है. इसे मैं एक सेकेंड, इसे मैं ज़रा कॉपी करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर. जनवरी 2010 में अगर मेरा रेट इफेक्टिव हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो रेट अप्रैल 2010 के अंदर डिक्लेयर हुआ था. जुलाई 2010 में अगर इफेक्टिव हुआ है, इसका मतलब वो अक्टूबर 2010 में डिक्लेयर हुआ था. सिमिलरली फॉर दिस, जुलाई 2011 में हुआ है तो अक्टूबर, एंड लास्टली April 2012. Okay, so now what we can conclude out of this information is that from April 2011 to October से पहले कौन सा मंथ आता है? September. April to September the rate was 51%. April to September the rate was 51%, and from October to March 2012 the rate was 58%. So October to March 2012 the rate was 58%. Correct. Now we have to create the payroll for the financial year, for the full financial year, and उन्होंने हमें financial year बोला है मार्च से लेके फरवरी. उन्होंने स्पेसिफिकली ऊपर क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर, कि मार्च 2011 से फरवरी 2012 का उन्हें चाहिए. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर मार्च का भी रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो मार्च का रेट है
अप्रैल से जस्ट पहले रेट क्या है, 51% से जस्ट पहले क्या है 45%, तो इसका मतलब मार्च का रेट है 45%, करेक्ट। तो ये हमारे आ गए डीए के रेट्स। अब मैंने इन डीए के रेट्स को यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि जैन में 45 है, फेब में 45 है, मार्च में 45 है, देन अप्रैल में डिक्लेयर हुआ 51, एंड देन अप्रैल टू सितंबर रहा 51, देन अक्टूबर में डिक्लेयर हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें डी एरियर पे ध्यान देना है कि डी एरियर जो है हमारा डिक्लेयर अप्रैल में हुआ है डी ए रेट, बट वो बोल रहे हैं कि वो इफेक्टिव होना चाहिए जनवरी से। जनवरी में 45% उन्हें डी ए रेट मिला है। अगर मुझे इस चीज़ को, इस रेट को जनवरी से इफेक्टिव करना है तो इसका मतलब मुझे उन्हें 6% और देना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है, तभी 51% बनेगा। तो मतलब अप्रैल की सैलरी के साथ जब हम अप्रैल की सैलरी देंगे तो हम उन्हें 6% और दे देंगे फॉर दीज 3 मंथ्स, इन 3 महीने के लिए हम उन्हें और 6% दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर के अंदर डिक्लेयर हुआ 58%, ठीक है, बट दे आर सेइंग दैट जुलाई से इसे इफेक्टिव करना है। जुलाई से इसे इफेक्टिव करने के लिए मतलब उन्हें 7% और देना पड़ेगा अक्टूबर की सैलरी के साथ। इसका मतलब 7% इन्हें और देना पड़ेगा फॉर दीज 3 मंथ्स, करेक्ट। तो ये हमारा डी एरियर का केस है। इसके अंदर एक और पॉइंट है विच आई एक्सप्लेन यू, बट ऐसा करते हैं पहले हम फटाफट से डीए की जो ये परसेंटेजेस हैं इसे हम डीए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो द डीए इज 45% of basic and DP in the case of March. Also we'll have to use round function. And enter. Now from April to September it is 51%. So 51% of basic and DP and enter. Now we'll drag it down till September. Now in case of October it is 58%, but before that we'll apply round function. 58% of basic plus DP and enter. We'll drag it down till February. So we are done with the DA. Now we'll come back to the point of DA arrear. तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि हम अप्रैल मंथ के साथ में डी एरियर्स भी पे करेंगे। अब डी एरियर्स की अमाउंट क्या होगी? डी एरियर्स की अमाउंट होगी 6% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीपी ऑफ जनवरी प्लस बेसिक सैलरी एंड डीपी ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड बेसिक सैलरी एंड डीपी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। अब हमने जो स्टेटमेंट बनाई है उसके अंदर हमने मार्च से लेके फेब्रुवरी तक मंथ्स लिखे हैं। हमारे पास में जनवरी और फेब्रुवरी की सैलरी उसके अंदर नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम 6%, एक्सेल को क्या बोलेंगे, 6% किसका कैलकुलेट करो, मार्च की बेसिक सैलरी एंड डीपी का, करेक्ट। बट अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्च, जनवरी और फेब्रुवरी की सैलरी की अमाउंट सेम हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि मार्च मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, इसका मतलब जनवरी और फेब्रुवरी की सैलरी जो है वो सेम होगी बट मार्च की सैलरी डिफरेंट होगी। और अगर मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फेब्रुवरी हुआ तो इसका मतलब फेब्रुवरी और मार्च की सैलरी तो सेम होगी बट जनवरी की सैलरी डिफरेंट होगी। बट अगर जनवरी के केस में मंथ ऑफ इंक्रीमेंट होता है तब तीनों मंथ्स की सैलरी सेम होगी उस केस के अंदर। ऑल्सो अगर जनवरी अगर कोई और भी मंथ के अंदर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, उसके अंदर इंक्रीमेंट लग रहा है, तो उस केस के अंदर भी इन तीनों की जो सैलरी है वो सेम रहेगी। तो अब इन 3 केसेस के अंदर पहला केस क्या है कि तीनों की सैलरी सेम हो, दूसरा केस क्या है फेब्रुवरी और मार्च की सेम हो, जनवरी की डिफरेंट हो, तीसरा केस क्या है कि जैन और फेब की सेम हो बट मार्च की सैलरी डिफरेंट हो। अब इन तीनों केसेस को कंसिडर करके हम अमाउंट्स निकालेंगे डीए एरियर की। हमारे पास 3 पॉसिबल अमाउंट हो सकती है डीए एरियर की, जो हम अभी पहले एक्सेल में वो कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो पहले हम
ये मंथ्स लिख देते हैं यहाँ पे, जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च. मार्च कम्स एट 3rd नंबर, फेब्रुअरी 2nd एंड जनवरी 1st. अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को. अगर मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट जनवरी होता है या कोई दूसरा मंथ होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर होगा कि इन तीनों यानी कि मार्च, जनवरी, फेब्रुअरी की सैलरी सेम होगी. तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, बेसिक सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च प्लस डीपी मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि तीनों मंथ्स की सेम है, मल्टीप्लाइड बाय 6%. ऑल्सो वील यूज योर राउंड फंक्शन. यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना था. फाइन. अब हमें फेब्रुअरी, अगर मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फेब्रुअरी है, इसका मतलब फेब्रुअरी और मार्च की सैलरी सेम है बट जनवरी की सैलरी डिफरेंट है. अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पर बेसिक सैलरी एंड डीपी ऑफ मार्च का रेफरेंस दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इस केस में फेब्रुअरी और मार्च की सेम है, तो इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. देन विल मल्टीप्लाई इट विद 6%. देन विल ऐड दी सैलरी ऑफ जनवरी. अब जनवरी की सैलरी क्या होगी? जनवरी की सैलरी होगी जो मार्च की सैलरी है उससे 325 रुपीज़ कम, क्योंकि यही मेरी अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज subtract the amount of increment from the basic salary of March. So we are going to subtract the amount of increment from the basic salary of March. Fine. अब हमें जो हम 6% डी एरियर का लगाते हैं वो हम लगाते हैं बेसिक एंड डीपी के सम पर. ठीक है, तो डीपी इज नथिंग बट 50% ऑफ बेसिक सैलरी. सो कैन आई से दिस that if I have the basic salary of the month of March, I can multiply it with 150%. तो मेरे पास बेसिक सैलरी एंड डीपी का सम आ जाएगा. करेक्ट. एंड 150% को क्या हम 1.5 बोल सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बेसिक सैलरी को 150% से मल्टीप्लाई करा और मेरे पास बेसिक एंड डीपी दोनों का सम आ गया है यहाँ पर. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विद द 6% और यहाँ पर हम राउंड फंक्शन लगा देंगे. एंड हमें मिल गई फेब्रुअरी की. अगर फेब्रुअरी मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट होता है तो क्या अमाउंट आएगी डी एरियर की. नाउ इन द केस ऑफ मार्च, मतलब कि मार्च अगर मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, इसका मतलब जनवरी और फेब्रुअरी की सैलरी सेम है बट मार्च की सैलरी डिफरेंट है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द बेसिक सैलरी एंड डीपी ऑफ मार्च. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद एनी नंबर, क्योंकि मार्च की सैलरी दोनों मंथ से डिफरेंट है, बट सीधा इसे हम लोग 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी सैलरी ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी विच इज़ अगेन 325 रुपीज़ लेस देन दी बेसिक सैलरी ऑफ मार्च. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम द बेसिक सैलरी ऑफ मार्च एंड देन इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 2 मंथ्स की सैलरी सेम है, और दोबारा से इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. द सेम रीज़न जो मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि मुझे बेसिक एंड डीपी के ऊपर 6% लगाना है, इसलिए यहाँ पर से 1.5 से मल्टीप्लाई करा और अब इसे फाइनली 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे. And enter. So here we got the amount of D arrear in case March is the month of increment. Correct? Now, अब हम यहाँ पर D arrear वाले कॉलम में अप्रैल मंथ के सामने if फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 पॉसिबल अमाउंट्स हैं D arrear की, इसलिए हमें if फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. If the month of increment is equivalent to number 3, then the amount paid should be this one. and if not, तो दोबारा से if फंक्शन लगाएंगे और दोबारा कंडीशन लिखेंगे that if the month of increment is equivalent to 2, then what will be the amount? This will be the amount. and अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब थर्ड वाली अमाउंट से मिलनी चाहिए.
और दोनों एक फंक्शन को क्लोज कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे 3051 आया। इसका मतलब कि ना तो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 2 है ना ही 3 है, 5 है, तो इसे मिलेगी 3051, क्योंकि मैंने बोला था कि फेब्रुअरी और मार्च के अलावा कोई भी मंथ ऑफ इंक्रीमेंट अगर होगा तो जैन, फेब और मार्च तीनों की जो डी एरियर कैलकुलेट करेंगे वो सेम आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3051 आया है इन केस जब मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 2 या 3 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब अक्टूबर वाले मंथ के कॉलम में जाएंगे। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ऑलरेडी इससे प्रीवियस 3 मंथ्स की सैलरी एंड डीपी यहाँ पर दी हुई है, तो हमें यहाँ पर बस ऑटो सम फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी सैलरीज पता है। तो इसे अब एडजस्ट कर देते हैं हम लोग जुलाई से सितंबर तक, बेसिक एंड डीपी ऑफ जुलाई टू सितंबर, एंड नाउ विल मल्टीप्लाई इट विद 0.06। ठीक है, मतलब इन तीनों मंथ्स की बेसिक सैलरी एंड डीपी के ऊपर हम लोग 6% दे रहे हैं। सॉरी, 6% इस केस के लिए नहीं है, इस केस के अंदर 7% है, 7% है अक्टूबर के केस के अंदर, एंड एंटर। यहाँ पर भी हम लोग राउंड फंक्शन यूज़ कर देते हैं। So we are done with the DA arrear of the month of October as well. Now we have to find out the gross salary, which is very simple. यहाँ पर मुझे सीधा ऑटो सम फंक्शन लगाना है। So we'll adjust it. And here we got the gross salary and we'll drag it down. Now we have to find out GPF. तो GPF के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? GPF के लिए लिखा हुआ है कि GPF is the 10% of basic plus DP subject to a minimum of ₹2000 फाइन। तो मैंने तब बताया था कि हम जब मिनिमम लिखा होता है यहाँ पे तो हम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फंक्शन मैक्स। GPF इज़ 10%, इसे हम फिक्स करेंगे। इट इज़ 10% ऑफ बेसिक एंड डीपी, एंड उन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2000, सो विल पुट कॉमा एंड राइट 2000 हियर। मतलब कि इन दोनों वैल्यूज में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो वैल्यू आप एम्प्लॉय को दे दो। सो वी गॉट द GPF एंड विल ड्रैग इट डाउन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द IT, विच इज़ 10% ऑफ the gross salary, 10% of the gross salary, and enter. So we'll drag it down. Now we have to find out the total deductions, which is nothing but the sum total of GPF and IT. Now we'll find out the net salary, which is gross minus total deduction, and enter. Okay, they have also asked us to total all the component of salary, so यहाँ पर we will use auto sum function इन सारे components को total करने के लिए। Okay, so finally we are done with the question. So I hope you understand how do we calculate DA arrear. Also make sure that you read the question carefully before start solving it, not only the question of payroll but any other question, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डिटेल मिस ना हो जाए। ऑल्सो जो मैंने दोनों वीडियोस बनाए हैं उसमें आई ट्राइड कि मैं वो सारे फंक्शंस कवर कर लूँ जो कि पेरोल के क्वेश्चन में हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो मैंने वो दोनों वीडियोस के अंदर वो सारे ऑलमोस्ट फंक्शन यूज़ कर लें। आई एक्सपेक्ट कि तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमने अगर इन दोनों वीडियोस को ढंग से देखा है एंड यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और कैसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन पेरोल का अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। डी एरियर की तो स्पेशली प्रैक्टिस करना, बिकॉज अभी अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव
लर्न कि डी एरियर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो शायद अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वही चीज़ बहुत ईजी लगने लग जाती है. So this is it for the video. I hope this was useful for you.